बड़ी बड़ी बातें करते थे बीजेपी के लोग, 15% जीडीपी, अब -15% हो गया। मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, पीएम केयर्स को आपने सीएसआर में ला लिया, सीएम रिलीफ फंड को भी लाइए। वजीर आजम सिर्फ सुनते हैं, 4-5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है और कह दिए कि इकोनॉमी रिवाइव करें। कैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी? आप कह रहे हैं कि नहीं, अब तो कोविड से साथ रहना है। फिर इतने दिन हमने जो लॉकडाउन किया, क्या हासिल किया बताइए? क्या सरकार ने किया? कोई जवाब नहीं है इनका इसके पास। मैं वजीर आजम से कहना चाह रहा हूं, वजीर आजम, शराब की दुकान खोलने से अगर आमदनी हो सकती है तो आप नोट छापिए ना। रिजर्व बैंक के पास रिजर्व से, फॉरेन रिजर्व से नोट छापिए, आप स्टेट्स की मदद करिए। इस सरकार के पास क्या पॉलिसी है? आज आप कह रहे हैं कि ट्रेन को चला देंगे, आज आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। अजीब बात है कि शराब की दुकानें खोल दी आपने, जब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आया किसी को। वाह, ये गांधी का मुल्क है ना, ये नानक का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है, और लॉकडाउन में शराब की दुकान। मुसलमानों के खिलाफ नफरत। चेन्नई में किसी बेकरी में लिख दिया गया कि नहीं, यहां पर मुसलमान काम नहीं करते। अच्छा, क्यों इतनी नफरत आप कर रहे हैं? अलीगढ़ में एक बच्चे को इतना मारा और पीटा गया, सिर्फ मुसलमान है बोल के। मीरठ में पुलिस जा रही है, एक तरकारी की मंडी है, उसको उलट दिए पुलिस वाले। क्यों भाई? वो गरीब है, तरकारी बेच रहा है, उसको पल पलटा दिए। इतना जुल्म आप कर सकते, करिए। हम भी देखना चाह रहे हैं, दुनिया देख रही है आपकी हैवानियत को, दुनिया देख रही है कि आपके जुल्म को दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। मगर याद रखिए, तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा, ये लॉकडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं डाल सकती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आए दिन हम देखते हैं कि हमारे वतन अजीज में ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। इन तमाम मसाइब और मुश्किलात में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत। चेन्नई में किसी बेकरी में लिख दिया गया कि नहीं, यहां पर मुसलमान काम नहीं करते। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? क्यों इतनी नफरत आप कर रहे हैं? आप इस तरह के नोटिस लगाकर, ये आर्टिकल 17 का वायलेशन है, अनटचेबिलिटी बर्खास्त हो चुकी है, और आप वो नोटिस लगा रहे बेकरी में। क्या क्या नहीं, ये लोग क्या इंसान कहलाने की विलायत है कि इस तरह से हरकत करके ये किया जा रहा है? अलीगढ़ में एक बच्चे को इतना मारा और पीटा गया, सिर्फ मुसलमान है बोल के। मीरठ में पुलिस जा रही है, एक तरकारी की मंडी है, उसको उलट दिए पुलिस वाले। क्यों भाई? वो गरीब है, तरकारी बेच रहा है, उसको पल पलटा दिए। आखिर ये नफरत कहां जाकर रुकेगी? एक बात जहन नशीन कर लीजिए आप, कि जो लोग आज वतन अजीज में ये नफरत कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इतना जुल्म आप कर सकते, करिए। हम भी देखना चाह रहे हैं, दुनिया देख रही है आपकी हैवानियत को, दुनिया देख रही है कि आपके जुल्म को दुनिया देख रही है, हम भी देख रहे हैं। मगर याद रखिए, तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। आप माइग्रेंट लेबरर्स को, जो 16 लोग मर गए, उनकी जबानों को तो आप खामोश कर दिए। आप मार मार कर मुसलमानों पर जुल्म करके उनको खामोश तो कर सकते हैं, मगर याद रखिए, तारीख कभी माफ नहीं करेगी आपको। तारीख कभी माफ नहीं करेगी। हम इसको याद रखेंगे। हम इंसान हैं, हमारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है, हम इसको याद रखेंगे। हम अपनी नस्लों को बताएंगे कि कैसा इस वक्त जुल्म हुआ था, कैसी नफरत पैदा की गई थी, कैसा एक बीमारी को एक मजहब से जोड़ दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है, हरगिज ठीक नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते थे बीजेपी के लोग, 15% जीडीपी, अब -15% हो गया। 1 लाख करोड़ का आपने टारगेट लगाया था अप्रैल में टैक्सेस का, कितने हैं आपके पास?
25,000 करोड़ भी नहीं आए। इस सरकार के पास क्या पॉलिसी है? आज आप कह रहे हैं कि ट्रेन को चला देंगे, आज आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। अजीब बात है कि शराब की दुकानें खोल दी आपने, जब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं आया किसी को। 9 बजे शराब की दुकान खुलना और 6 बजे लोग खड़े हुए हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। हजारों की तादाद में लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्या शराब खरीदना है? वाह, ये गांधी का मुल्क है ना, ये नानक का मुल्क है, ये अंबेडकर का मुल्क है, और लॉकडाउन में शराब की दुकान और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्यों नहीं रेवेन्यू आता? मैं वजीर आजम से कहना चाह रहा हूं, वजीर आजम, शराब की दुकान खोलने से अगर आमदनी हो सकती है तो आप नोट छापिए ना। रिजर्व बैंक के पास रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, नोट छापिए, आप स्टेट्स की मदद करिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की इन तजावीज को क्यों नहीं कबूल कर रहे? आप FRBM एक्ट की लिमिट्स को 3% से 5% क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप वेज एंड मीन्स एडवांस 100% क्यों नहीं कर रहे? आप PM केयर्स को आपने CSR में ला लिया, CM रिलीफ फंड को भी लाइए। वजीर आजम सिर्फ सुनते हैं, 4-5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है और कह दिया कि इकोनॉमी रिवाइव करें। कैसे इकोनॉमी रिवाइव होगी? कहां से इकोनॉमी रिवाइव होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होगा उस स्टेट्स को हेल्प करने के लिए? आप कह रहे हैं कि नहीं, अब तो कोविड से साथ रहना है। फिर इतने दिन हमने जो लॉकडाउन किया, क्या हासिल किया बताइए? क्या सरकार ने किया? कोई जवाब नहीं है इनका इसके पास। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की हमारी एक बच्ची को, सफूरा जरगर को, हामिला है 4 महीने की, उसको अरेस्ट कर लिया गया। एक और लड़की को अरेस्ट कर लिया गया। और क्या सेक्शन लगाया गया? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन लगाए गए। क्या जुर्म है इनका? क्या जुर्म है कि एक हामिला बच्ची को जेल में डाल दिए? हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से, होम मिनिस्टर से, कि ये क्या हो रहा है? एक हामिला लड़की को गिरफ्तार करना, स्टूडेंट्स को गिरफ्तार करना, उन पर UAPA लगाना, और UAPA का कौन सा सेक्शन? सेक्शन 13, 16, 17 और 18 लगाना। यानी इसका पनिशमेंट क्या है सेक्शन 16 और 18 का? कि इसका पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट है, यानी सजा होगी टेररिस्ट एक्ट। ये टेररिज्म कर रहे थे लोग। CAA के खिलाफ, NPR, NRC के खिलाफ आवाज उठाना है टेररिस्ट एक्शन है। अजीब बात है। और फिर सेक्शन 13 लगाना, अनलॉफुल एक्टिविटी, एहतजाज करना अनलॉफुल एक्टिविटी कब से हो गया? और UAPA का एक्ट लगाना, और ये सेक्शन 16 और 18 कहां से आया? मैं हमेशा UAPA के खिलाफ आवाज उठाता रहा। जब हम UPA की तायीद कर रहे थे उस वक्त भी उसकी मुखालिफत में वोट दिया था। अब 2019 में जब इसमें तरमीम की गई, अब उस वक्त भी हमने और इम्तियाज जलील MP ने मुखालिफत की। आप अंदाजा लगाइए कि सेक्शन 16 और 18 को कोटा के, उसमें कोटा का जो एक्ट था इसमें डाल दिया गया। और फिर आप सोचिए कि ये UAPA कितना एक जुल्म है, इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इतना गंदा किस्म का कानून है कि इसका सेक्शन 43D देखिए, बेल प्रोविजन का, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 कोटा का। और क्या कहता है कि इसमें बेल मिल ही नहीं सकती। आप इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि ये कहता है कि जब तक कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ना सुन ले, मजिस्ट्रेट बेल नहीं दे देगा। और फिर चार्जशीट को देखने के बाद तो जो एक्यूज्ड है, यानी सफूरा जरगर को, जो 3 महीने की हामिला है ये बच्ची, उसको अपना इनोसेंस दिखाना पड़ेगा बेल के लिए, यानी पहले दिखाना पड़ेगा। ये तो ट्रायल में होता है। मगर उसको और दूसरी जो लड़की को पकड़ा गया है,
اور दूसरे दीगर लोगों को उनको बेल की हियरिंग में अपना इनोसेंस दिखाना पड़ेगा, यानी ट्रायल शुरू होने से पहले बेल मिलने के लिए, यानी ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है ही नहीं उसमें। इसीलिए गंदा कानून ये यूएपीए में इन बच्चों को डाला गया। अब आप देखिए कि इसमें क्या लिखती है एफआईआर में, दिल्ली पुलिस लिखती है प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी। कौन सी कॉन्स्पिरेसी, कहां की कॉन्स्पिरेसी है? और फिर इसीलिए ये एक तरीके से सिर्फ मुसलमानों के ऊपर यूएपीए का इस्तेमाल करना, ये हम वजीर आजम से और होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि यूएपीए का सिर्फ मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, जो जिस किसी हुकूमत के खिलाफ रहेंगे उनके खिलाफ कब तक इस्तेमाल हो? हम वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि उन लोगों पर यूएपीए इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए यूएपीए छोड़ के उनको गिरफ्तार भी नहीं करेंगे जिन्होंने कहा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, उनको कुछ नहीं बोला जाएगा। और 3 महीने की हामिला बच्ची को यूएपीए टेररिस्ट एक्ट लगा दिया गया। जो बयान दिए कि देश के गद्दारों को गोली मारो, वो आज आराम से बैठे हुए हैं। और ये इस लड़की को जो 3 महीने की हामिला है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। आप बताइए, जफरुल इस्लाम साहब जो दिल्ली के माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर सेडेशन का केस। अरे आखिर के कहां जाएगा ये? उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने खुद कहा कि इस मुल्क के मौजूदा कोविड की वजह से मैं उसमें से उसको वापस लेता हूं, मगर जो बुनियादी बात उन्होंने कही थी उस पर कौन सा सेडेशन लगाएंगे आप? कहां से लगाएंगे? आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग दिल्ली के फसादात में घर को जलाए, जिनकी वजह से मौत हुई, कुछ नहीं होगा उन लोग, आज आराम से घूम रहे हैं कि दिल्ली के। मैंने उस वक्त ही पार्लियामेंट में जब दिल्ली के फसादात पर बहस हुई थी, होम मिनिस्टर के बयान के बाद मैंने पार्लियामेंट से बाहर निकलकर जिस खदशे का इजहार किया था कि इंसाफ नहीं होगा मुसलमानों को दिल्ली के फसादात में, ये एक जेनोसाइड था, प्रोग्राम था, और वो सही साबित हो रहा है। आज सफूरा जरगर के ऊपर, वो बच्ची के ऊपर इस तरह का यूएपीए के सेक्शंस को इस्तेमाल करना, इससे क्या इंसाफ होने वाला है? क्या CAA का प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना, NPR NRC के हिस्सा लेना, कोई कौन सा ये यूएपीए लगा देंगे आप उनके ऊपर? अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसको फौरन वापस लिया जाए। तीसरी अहम बात कि हमारे वतन अजीज में कोविड वायरस की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा है, मार्च में शुरू हुआ, अब लॉकडाउन चल रहा है। तेलंगाना में 29 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा, कानूनदानों से मशवरा करके कि ये लॉकडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं डाल सकती। ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, ये स्टेट सब्जेक्ट है। मुझे नहीं मालूम कि स्टेट गवर्नमेंट्स खामोश क्यों है। अफसोस इस बात का है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर, उनके ही दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के ऊपर केस बुक होता है, एक लफ्ज नहीं बोलते दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। आप क्या खामोशी है आपकी? ये इतनी खामोशी, आपने उनको नामजद किया, आपकी सरकार ने उनको नामजद किया है। 72 ईयर ओल्ड है वो आदमी। आप बताइए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।